Sri Akal everyone. It's wonderful to have you with me again as we continue our exploration of class 11th economics. In episode 1, we built the foundation of economics. We understood what economics is, why scarcity is the central problem of every economy, and the difference between micro and macroeconomics. So now it's time to take the next step in the journey. So in today's session, we are going to learn about the positive and normative economics, about economic and non-economic activities, what is the economy and what are the different type of economies. To understand the concept of पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है रिपोर्ट जो है वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगी ठीक है तो उसमें लिखा है दैट इन्फ्लेशन इज 6% और वहीं पे एक एडिटोरियल है ठीक है एडिटोरियल क्या होता है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है उसमें जो एडिटर है वो अपनी सुजेशन अपनी ओपिनियंस को किसी टॉपिक के ऊपर किसी इशू के ऊपर जो लिख के देता है दैट द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इन्फ्लेशन टू 3%। तो पॉजिटिव और नॉमेटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट बेस्ड या डेटा बेस्ड चीज़ों के साथ ही डील नहीं करता है। इकोनॉमिक्स में हमें जो इकोनॉमिस्ट्स की ओपिनियंस हैं या व्हाट शुड हैपन उसके बारे में भी जो पॉलिसी सजेशंस हो सकती हैं उसके बारे में भी इकोनॉमिक्स बताता है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए इकोनॉमिक्स को दो डिफरेंट अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। वन इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अनदर वन इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस्ड है जैसे इन्फ्लेशन इज 6%, तो ये एक फैक्ट बेस्ड एक डेटा बेस्ड स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है और ये सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव होता है मतलब इसका मतलब सभी लोगों के लिए सेम जाएगा दैट इन्फ्लेशन इज 6%, राइट। और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके जो भी चीजें फैक्ट या डेटा बेस्ड होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके जो किसी की सुजेशन फॉर्म में है या ओपिनियन के फॉर्म में होगा या पॉलिसी सुजेशन के फॉर्म में है ठीक है दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट ought टू हैपन या व्हाट शुड हैपन, चीजें कैसी होनी चाहिए या इस चीज को गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के रेट को कम कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो इकोनॉमी में पेट्रोल के प्राइसेस को कम कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिसी सुजेशन की फॉर्म में अगर होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। In the continuity of the positive and normative economics, let's just take another example with this. तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है हमारे पास दैट पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹5 पर लीटर। तो आप क्या बताओगे अब मुझे, कैन यू प्लीज लेट मी नो कि ये फैक्ट बेस्ड चीज है या ओपिनियन है किसी की। तो ये एक्चुअली एक फैक्ट है, ये डेटा बेस्ड है, इसे हम चेक कर सकते हैं कि सच में पर लीटर के हिसाब से 5 रुपीज जो प्राइस है पेट्रोल का इंक्रीज हुआ है ठीक है। और हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि 5 रुपीज के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। So that does mean this is about positive economics. Okay, now let's just move to the next. That is the government should reduce पेट्रोल प्राइसेस। गवर्नमेंट को पेट्रोल के प्राइसेस कम कर देने चाहिए। तो ये एक फैक्ट है या ओपिनियन है? सो दिस इज अ ओपिनियन। और जो ओपिनियन होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती हैं ठीक है, ये एक तरह की जजमेंट होती है। तो जो स्टेटमेंट्स बेस्ड मतलब वो जो स्टेटमेंट्स जो फैक्ट बेस्ड होती हैं जो डेटा ड्रिवन होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती हैं ये हमें बता रहा होता है कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, चीजें पास्ट में कैसी थी, व्हाट इज द प्रेजेंट, राइट, एंड व्हाट विल हैपन, और फ्यूचर में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो कैसे हो सकते हैं, राइट। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ठीक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ये फैक्ट बेस्ड होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव होती हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होने का यह मतलब है कि अगर ये कहा जाए दैट पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹5 पर लीटर, तो सभी को इससे एक ही चीज समझ आ रही है कि पेट्रोल के प्राइस पर लीटर के हिसाब से ₹5 बढ़ गए हैं। अब इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होगा, एवरीबडी विल बी गेटिंग द सेम मीनिंग आउट ऑफ दिस, राइट। वेरीफिएबल जो स्टेटमेंट्स या जो इकोनॉमिक इश्यूज के लेके जो स्टेटमेंट्स होती हैं
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में उन्हें हम वेरीफाई कर सकते होते हैं, उसको हम डेटा को चेक करके कुछ रिपोर्ट्स को देख के या गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से हम चेकआउट कर सकते होते हैं कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या नहीं। ठीक है, एज फॉर एज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, तो ये क्या होती हैं, दे आर ओपिनियन और वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स होती हैं। ये एक्चुअली ओपिनियंस होती हैं इकोनॉमिस्ट की, जो हमें ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि व्हाट ओ टू बी, चीजें कैसी होनी चाहिए थी या कैसी की जा सकती हैं, राइट। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स जो ओपिनियन बेस्ड होती हैं, जो वैल्यू जजमेंट्स होती हैं, और ये सब्जेक्टिव होती हैं। एक चीज को लेके किसी एक पर्सन की एक राय हो सकती है, उसी ही चीज को लेके किसी दूसरी पर्सन की दूसरी राय हो सकती है। जैसे द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस पेट्रोल प्राइसेस, और द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू 3% और 2%, यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। और जो हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, ये पॉलिसी सुजेशंस के बारे में होता है। पॉलिसी सुजेशन ही तो है ना ये, कि गवर्नमेंट को जो इन्फ्लेशन है वो 2% तक लेके आ जानी चाहिए। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिसी सुजेशन, राइट। That is about the difference as well as the deeper understanding of positive and normative economics. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड होता है। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग लोगों की के लिए एक ही चीज़ के अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि पहले, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि व्हाट इज, व्हाट वाज, और व्हाट विल बी, और व्हाट कुड बी इन द फ्यूचर, राइट। तो लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, ये हमने ले रखा है, पहली है हमारे पास, दैट इंडियाज करंट सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इज 3.93%। कि इंडिया की जो करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 3.93% है। ये है प्रेजेंट के बारे में, व्हाट इज द सिचुएशन। ठीक है, अनदर वन, अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करनी हो तो क्या हो सकता है, दैट द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन्फ्लेशन टू 2%। कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन के रेट को 2% तक कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरा, दिस इज अबाउट व्हाट वाज, तो ब्लू में जो है दिस इज अबाउट व्हाट वाज, के पहले की सिचुएशन जो पास्ट में रहा होगा। India's annual consumer price inflation reached an all-time high of 28.6% in 1974। तो 1974 में इंडिया में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया था ना, वो 1974 में 28.6% था। तो ये क्या है, फैक्ट बेस्ड चीज है, इसे चेक किया जा सकता है, इसे वेरीफाई किया जा सकता है, और इसका सभी लोगों के लिए सेम ही मतलब आने वाला है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू विल टॉक अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो वो क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग, that the Indian government should have done more in 1975 to protect the poor families from high inflation। अब देखो, इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई है तो उसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है, पुअर फैमिलीज के ऊपर। ठीक है, तो 1974 में गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए थी जिससे जो पुअर फैमिलीज हैं वो इन्फ्लेशन से बच सकती थी, या अपने आप को वो उस समय में सर्वाइव कर सकती थी। तो ये क्या है, एक तरह की सुजेशन है, ओपिनियन है। एज फार एज फ्यूचर के बारे में, what will be, right? So this is about, if crude oil prices continue to rise by 2027, India's core inflation rate will rise by approximately 0.5%। तो ये क्या बता रहा है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2027 तक इसी तरह से बढ़ते रहे तो इंडिया की जो कोर इन्फ्लेशन रेट है वो 0.5% से बढ़ जाएगा, राइट। ये फ्यूचर के बारे में, ये एक तरह की ट्रेंड सेटिंग होगी ना, इसके बारे में भी चेकआउट किया जा सकता है, और इसका सबके लिए सेम मीनिंग जाएगा। On the another hand, as far as the normative economics in this concern is, that is about the government must should, the government must control future price rise to help ordinary citizen। कि गवर्नमेंट को जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो सरवाइव कर सके, उनके लिए इजी हो सके, उनके लिए हेल्प हो सके, वो अपना बजट मैनेज कर सके। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या रहने वाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। तो फीचर्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पहली बात, कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें बता रहा होगा
कि जो इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है। या जो नॉर्मेटिव है वो हमें बताएगा कि ओपिनियंस, जजमेंट्स जो इकोनॉमिस्ट की है वो इकोनॉमिक इश्यूज को लेके क्या हो सकती हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट वाज, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया, ठीक है जी, व्हाट वाज की सिचुएशन पहले क्या थी, जैसे 1974 वाली हमने ली है। व्हाट इज, जैसे हमने 3.93% ऑफ इन्फ्लेशन रेट को लिया है प्रेजेंट के बारे में। एंड व्हाट वुड बी, के फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन के रेट बढ़ सकते हैं, तो ये हमें बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। एज फार एज द नॉर्मेटिव इज कंसर्न, ये हमें बताएगा कि चीजें कैसी हो सकती हैं। व्हाट ought टू बी, किसी की ओपिनियन है इसके बारे में, ठीक है, तो दैट इज अबाउट कि गवर्नमेंट को प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए एंड सो ऑन, व्हाट ought to be, right? As far as the features of positive economics are further concerned, कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट बेस्ड होता है, वो डेटा बेस्ड होता है, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके सही होने के लिए हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि सब लोगों के लिए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सेम मीनिंग जाता है। एज फॉर एज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, तो ये वैल्यू बेस्ड जजमेंट होती है, ओपिनियन होगी, सजेशन होगी, नॉट वेरीफिएबल एट ऑल। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो इन्फ्लेशन रेट है उसे 2% तक कम कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना बेस्ट देना चाहिए था 1974 में पुअर फैमिलीज को उनके सर्वाइवल के लिए, तो ये इसे आप कैसे वेरीफाई करोगे, राइट। अनदर वन इज सब्जेक्टिव, के ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होंगी या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सब्जेक्टिव होती हैं, अलग अलग लोगों की एक ही चीज को लेके अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं। Okay, so now let's just discuss about the economic and non-economic activities. So we have learned कि human activities economic activities हो सकती हैं या non-economic activities हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ये वो सारी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं जिसके बदले में इनकम अर्न की जा रही हो या लिवलीहुड मतलब कुछ कमाया जा रहा हो, ठीक है। उसके उसके बदले में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकता है या इन काइंड हो सकता है, मीन्स समबडी इज अर्निंग और गेटिंग सम रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। एज फार एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले में हम कुछ जो है फाइनेंस या इन काइंड फॉर्म में मतलब जो है वो हमें नहीं मिलता है या नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव हो गया, केयर है, मदर अपने बच्चों की टेक केयर करती है, अफेक्शन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ की चीज़ें की जा रही है, तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे चैरिटी है, डोनेशन है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ गया, फार्मिंग आ गया, फार्मर है वो अपने खेत में, ठीक है, फसल उगाता है उसको सेल करता है, टीचर्स इज टीचिंग और गेटिंग सैलरी, राइट, इन रिटर्न ऑफ दैट, बैंकिंग सर्विसेज हैं ये सारी, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इकोनॉमी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक सिस्टम के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो अगर ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल पूरी कंट्री में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जैसे फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, वर्कर्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, शॉपकीपर्स गुड्स की सेलिंग कर रहे हैं, टीचर्स टीच कर रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है जी, बैंकर्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी तरह की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो ऐसी जब मिलियंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टुगेदर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, इकोनॉमी बोलते हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी जो उनकी जो वांट्स है उन्हें सेटिस्फाई कर सके। तो इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम होता है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है जी, पीपल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, इनकम अर्न की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज होती है, मिलियंस ऑफ सच एक्टिविटीज टुगेदर फॉर्म्स इकोनॉमी। सो इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया के लोग या पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसे एरिया से क्यों लिंक किया, इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी,
economy of China, Japanese economy of USA. That does mean we are linking such economic activities to some specific region or some specific area, right? So this is about it. तो actually economic activities economy के building blocks होते हैं. Okay. So now the types of economy. Types of economy को understand करते हैं अभी हम. तो इकोनॉमी के बारे में समझने के बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ही तरह से मैनेज की जाती है. सो द डेफिनेट आंसर इज नो. ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है. हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? ये वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, मतलब जो घर है, घरेलू सिस्टम है या सेक्टर है इकोनॉमी का. दूसरा हमारे पास होता है इंडस्ट्रीज या प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. गवर्नमेंट एक सेक्टर है, ठीक है जी. इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बोल देते हैं, तो वो होता है कि जो इंडिया से बाहर की जो सारी कंट्रीज हैं या इकोनॉमी है उसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे, जिनके साथ हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं. तो जो हमारे पास सेक्टर्स हैं इनमें किसी ना किसी तरह की इंटरडिपेंडेंस होती है. तो अगर हम इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो उसके बेसिस पर इकोनॉमी दो तरह की हो सकती है, सिंपल इकोनॉमी और कम्प्लेक्स इकोनॉमी. तो अगर हम सिंपल इकोनॉमी की बात करें तो इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेडिशनल विलेज. एक गांव, ठीक है. यहाँ पे जो लोग हैं उनके वो अपने लिए फसल उगाते हैं, अपने लिए उनके पास जो गाय भैंसे हैं, ठीक है. तो अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें वो उन खुद के पास ही उनको उगा लेते हैं. उनके पास सब्जियां भी हैं, जो उन्हें दूध चाहिए उसके लिए उनके पास गायें हैं, ठीक है जी. उनको जो फसल चाहिए वो भी उनके पास अपने पास होती हैं. तो वो बहुत कम चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे और तभी कोई बहुत कम ट्रांजेक्शन हो पाएंगी इकोनॉमी में. गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस या ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत मिनिमल सी हैं, मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो सिंपल इकोनॉमी है ये एक ऐसी इकोनॉमी है यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वेरी लो रहता है. ठीक है जी. हम ऐसा मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में सेक्टर ही दो हैं जी, एक हाउस होल्ड है और दूसरा है जी प्रोड्यूसर सेक्टर या इंडस्ट्रीज. ठीक है जी. तो इंडस्ट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और दूसरी तरफ जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है. और वो भी बहुत सारी जो गुड्स हैं उनको जो हाउस होल्ड सेक्टर है अपने आप से, मतलब अपने लिए वो प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है जी. तो इसी तरह से जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है वो कम रहता है. जो ट्रांजैक्शंस है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वो भी बहुत कम होती हैं. तो एक सिंपल इकोनॉमी बन गया, राइट. और ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होगा, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ सेक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर भी है, हाउस होल्ड सेक्टर भी है, यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर तो है ही है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्सेस लेके आ रही है, बैंक्स हैं, ठीक है. इसके अलावा फॉरेन सेक्टर है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हैं सारे एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं जी, डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो आप एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लें. जो प्रेजेंट इकोनॉमी है हमारे पास वो कम्प्लेक्स इकोनॉमी है. एक पर्सन अपने खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसी तरह से वो सारे सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनकी इंटरडिपेंडेंस क्या है, ज़्यादा है. तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. यहाँ पे जो नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं. तो दिस इज अबाउट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. एक अनदर टाइप है हमारे पास जिसके बेसिस के ऊपर इकोनॉमी को डिफाइन किया जा सकता है. तो वो क्या है कि कई बार जो हमारे पास इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे कि इकोनॉमी में कौन सी गुड्स या सर्विसेज को बनाया जाए, कितना बनाया जाए, ठीक है जी, और उनके प्राइसेस क्या हो सकते हैं. तो ये है इकोनॉमिक डिसीजंस. तो ये इकोनॉमिक डिसीजंस या तो प्राइवेट बिजनेसेस लेते हैं या गवर्नमेंट ले रही होती है या दोनों मिलके ले रहे होते हैं. तो कोई इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, उसमें ये इकोनॉमिक डिसीजंस कौन ले रहा है उसके बेसिस पर भी इकोनॉमी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो वो हो सकती है जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी के किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करना है. ठीक है जी. जो पुअर पीपल है उनके लिए प्रोड्यूस करना है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए प्रोड्यूस करना है, या जो रिच क्लास है उसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस इकोनॉमी में कौन ले रहा है, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स ले रहे हैं,
गवर्नमेंट खुद ले रही है या दोनों लोग मिलके ले रहे हैं, उसके बेसिस पे ये सिस्टम हमारे पास इवॉल्व होता है। तो कौन लेगा? शुड द प्राइवेट businesses decide, should the government decide, or should both work together? ठीक है जी। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेस जो हैं उनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ओनरशिप होती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास ज़्यादा फंड्स हैं, ज़्यादा पैसे हैं, वो इकोनॉमी में आके बिजनेसमैन बनते हैं और वो बिजनेसमैन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी गुड्स उन्हें बनानी है, उन गुड्स को किन लोगों के लिए इकोनॉमी में बनाया जाए और उन गुड्स का प्राइस क्या रखा जाए। ठीक है जब गुड्स या सर्विसेज का, तो ये होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो प्राइवेट बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस होते हैं, ये मतलब कि मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस रख रहे होंगे और इनका मेन मोटिव क्या होता है जी? प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके अलावा इनका कोई और मोटिव नहीं होगा। दे विल बी सिंपली फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट्स। और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो इन्हीं के द्वारा कवर की जा रही होगी। इकोनॉमी में क्या गुड्स बनानी है, कितनी बनानी है, वो सारा कुछ मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड कर रहे होंगे। ओके, so now let's just discuss the key features of capitalist economy कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगी। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो किसकी होगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होंगी। किसी एक दो तीन चार पर्सन की हो सकती हैं, मतलब किसी एक पर्सन के पास बहुत सारे फंड्स हैं तो उसने अपनी पूरी की पूरी एक मतलब कि इंडस्ट्री में वो बंदा छा गया है। समझ लगी? जैसे हम इंडिया में अब अडानी एंड अंबानीज की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट भी है। तो अगर ऐसे अडानीज एंड अंबानीज की ही इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल गायब हो, तो उसे हम बोलेंगे जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, यहाँ पे जो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें ये फ्रीडम रहती है कि उन्होंने इकोनॉमी में कौन सी गुड्स बनानी है, कितनी मात्रा में बनानी है, और प्रॉफिट ही इनका मेन मोटिव रहता है। कंपटीशन रहता है यहाँ पे फर्म का आपस में। और यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या होती है? मिनिमल होती है। गवर्नमेंट फालतू के कोटाज फिक्स नहीं करती कि ये प्रोडक्ट आपने इतना बनाना है, इस प्रोडक्ट का आप इतना ही प्राइस रखोगे एंड ऑल। सो एडवांटेजेस क्या होंगे इस इकोनॉमी के? कि यहाँ पे इनोवेशन आएगा। कोई बिजनेस अगर मार्केट में बने रहना चाहता है तो उसे इनोवेशन लेके आनी होगी। ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जब बिजनेस आपस में compete करेंगे तो जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो पाएंगे और कंज्यूमर को ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो पाएंगी और इसी तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर पाती है, फास्टर ग्रो कर पाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वेस्टेज नहीं होने देगा, प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी जो है वो इकोनॉमी में ज़्यादा होती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कि यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी आएगा। जिन लोगों के पास ज़्यादा फंड्स हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वही इन्वेस्ट करेंगे, उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो रिच पीपल ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे और पुअर पीपल विल बी बिकमिंग मोर पुअर, राइट? तो इसी तरह से जो मोनोपली है, मोनोपली डेवलप हो सकती है कि एक ही बंदा मतलब कि जो बिजनेस है वो एक ही प्राय सप्लाई या डिमांड के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जब उसे लगे कि हर मेरे ही तो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे हैं, देयर इज नो अनदर कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा प्राइसेस रख के लोगों को या कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है और पब्लिक वेलफेयर को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल के लिए गुड्स नहीं बनाई जाएंगी कि सस्ते दामों पर पुअर पीपल के लिए गुड्स अवेलेबल करा दी जाएं। द ओनली पर्पस विल बी टू अर्न द प्रॉफिट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसकी एग्जांपल है जी यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मोस्टली जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें ओन करते हैं। So now, socialist economy, also known as controlled और centrally planned economy, इसमें क्या होता है हमारे पास? तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस भाई? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा होगा? गवर्नमेंट ले रही होगी। इट विल बी द गवर्नमेंट हु विल बी डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट विल बी द प्राइसेस, राइट? तो गवर्नमेंट का जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसका जो मोटिव होता है वो रहता है जी सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट अर्निंग हो। ओके,
सोशल वेलफेयर का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में जो पुअर सेक्शन है उनके लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएं, लेस प्राइसेस पे उन्हें वो गुड्स अवेलेबल कराई जाएं। और आप देखोगे, अगर डीपली आप स्टडी करते हो, देन यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रहे होते हैं या लॉसेस में चल रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है जी, पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैं इस समय आपको दे सकती हूँ, जैसे रोडवेज की एग्जांपल है। ठीक है। तो रोडवेज जो है वो एक तरह का क्या है, एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ इस समय मैं इंडिया के हिसाब से। अदरवाइज जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी उसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ही होंगे और गवर्नमेंट विल बी प्रोड्यूसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, राइट। तो अगर इसके की फीचर्स की बात करें हम, तो गवर्नमेंट कंट्रोल है जी, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इसके इसके अंदर। सोशल वेलफेयर इनका मोटिव होगा, ठीक है, कि कम प्राइसेस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पुअर पीपल के लिए भी अवेलेबल हों, whether these are the medicines, whether these are the means of transportation or whether these are the medical facilities, right। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक ओनरशिप। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मेजर रिसोर्सेज हैं, वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी वहाँ, ठीक है, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोल देते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट समझ रहे हो ना आप। तो ये वो सेक्टर्स होते हैं जिन, मतलब वो कंपनीज जिसके अंदर टोटल जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होगी, 100 के 100% शेयर गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होंगे, वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कितने होंगे या किस बेसिस पे डिसाइड होंगे, राइट। लिमिटेड लिमिटेड कंज्यूमर्स वर्जिनिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं होने वाले हैं, तो कम जो जो ऑप्शंस है वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास लिमिटेड चॉइस अवेलेबल होगी एज अ कंज्यूमर, एफिशिएंसी नहीं होगी, कम होगी या लो एफिशिएंसीज के ऊपर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं। लिमिटेड इनोवेशन रहता है यहाँ पे, ठीक है जी। रिड्यूस्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव, किसी तरह की कोई इनोवेशन नहीं आएगी। वी नो दैट कि सरकार ने कुछ चीज़ें बनानी है तो वो लोगों ने खरीद लेनी है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स विल बी देयर, इट विल बी द गवर्नमेंट हु विल बी डिसाइडिंग कि कौन सी गुड्स कितनी बनानी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज भी रह सकती है। इसकी एग्जांपल है जी नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। इससे पहले यूएसएसआर भी इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन अब नहीं आता है। तो नॉर्थ कोरिया में दिस इज द गवर्नमेंट हु इज डिसाइडिंग एंड टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, राइट, प्राइसेस एंड फॉर whom the goods are to be produced, fine। ओके। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक डिसीजन मेकिंग का काम करती है, और वो ये उसका इंश्योर करना होता है गवर्नमेंट ने कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जा रहा हो, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए ओनली। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास क्या होगा, दोनों ही सेक्टर, वेदर दिस इज द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर, दोनों की ही को एग्जिस्टेंस होगी, वो साथ में मिलके काम करेंगे। इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उन्हें डिवाइड, सेक्टर्स तो नहीं कहेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं या इकोनॉमिक डिसीजंस कह सकते हैं, उनको ज्वाइंटली मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाईज के बेसिस पे या गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हिसाब से जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के ही फीचर्स आपको मिलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने ड्रॉबैक्स हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो उन ड्रॉबैक्स को, उन कमियों को कौन पूरा करता है जी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके जी। तो इसके की फीचर्स क्या हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ साथ फ्रीडम भी होगी। नए नई फर्म्स जो है इकोनॉमी में आ सकती हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ कोटास फिक्स किए हो सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस वहाँ पे होंगी, लेकिन जो है यहाँ पे फ्रीडम भी होगी, राइट, कि कौन सी गुड्स बनानी है, कितनी बनानी है। हर एक जगह पे आपको जो कोटाज है या प्राइस फिक्सेशन वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो सकता है। जैसे किसान यूरिया के जो प्राइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। इसी तरह से कुछ और गुड्स हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके प्राइसेस गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इस लिमिट से ज़्यादा या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। डुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपको दोनों ही तरह की। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी मिलते हैं, प्राइवेट ओन्ड ह्यूज जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है। उसमें आप अडानीज, अंबानीज, टाटास की बात करते हो तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं
जिनके बिजनेसेस इंडिया में है, राइट। तो प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर दोनों चीजें साथ साथ में होती हैं। प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, जिससे इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो आ पाती है, ज्यादा एफिशिएंटली वो वर्क करते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर है वो सारी चीजों को बनाता है जिससे पब्लिक वेलफेयर हो सके, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी ट्रांसपोर्टेशन की, गवर्नमेंट स्कूल्स को खोलने की, ठीक है, एजुकेशन के लिए या हेल्थ को, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास अगर रहती हैं तो गवर्नमेंट लोअर प्राइसेस के ऊपर वो चीज़ें लोगों को अवेलेबल करा पाती है। रेलवेज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है जी। तो अगर रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाता है तो उसके प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हो कि वो एक कॉमन पर्सन की अप्रोच से बाहर हो सकती है रेलवेज। अदरवाइज कितनी लोडेड है रहती हैं इंडिया में रेलवेज, यू कैन गैस दैट वेल। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। जैसे 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान बनाए, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्लान करती है कि नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स के बाद हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से चेंजेस आ चुके होने चाहिए। तो उसके हिसाब से प्रेजेंट जो हमारी पॉलिसीज हैं वो कैसी हो सकती हैं। जैसे विकसित भारत 2047, ये एक तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग ही तो है। तो 2047 तक अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट नहीं, डेवलप्ड इकोनॉमीज की कैटेगरी में हमें लेके जाना है, तो प्रेजेंट से ही हमें सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उन्हें उस हिसाब से मोल्ड करना होगा, राइट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज देयर। तो इसकी एग्जांपल है जी इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस भी इसकी एग्जांपल है। और वर्ल्ड में बहुत सारी या मैक्सिमम जो इकोनॉमीज है वो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की फॉर्म। सो क्विक रिवीजन करते हैं अभी हम इसकी। एज फार एज अ क्विक रिवीजन इज कंसर्न, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की होती है। मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्निंग होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। गवर्नमेंट का रोल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लिमिटेड रहता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही तरह रहता है, ठीक है जी, रेगुलेटर एज वेल एज अ पार्टिसिपेंट। कंपटीशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई रहता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत लो रहेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट जो है वो हमारे पास कंपटीशन रहता है कि नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, इनोवेशन आता है, एंड राइट कंपटीशन विल बी देयर अमंग द प्रोड्यूसर्स। एंड देन कंज्यूमर चॉइस इज देयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन ज़्यादा है तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये जो चॉइस है वो लिमिटेड है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हाई होगी। एग्जाम्पल है यूएसए फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में नॉर्थ कोरिया, और मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया। दिस इज द टाइम फॉर क्विक quiz. So let's just take the first question, that is about petrol prices increased by ₹5 per liter. ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है या नॉमेटिव के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है, इज टीचिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने ये एज्यूम करके चलना है कि टीचिंग के बदले में टीचर को सैलरी या कुछ ना कुछ जो है वो अर्न कर रहा है टीचर। तो डू लेट मी नो whether it is इकोनॉमिक एक्टिविटी or not. Another question, which economy combines both public as well as private sector। तो कौन सा है जी ये, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी या सोशलिस्ट होगी या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। एंड देयर इज वन अनदर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इन 2026। आप इसकी जगह पे 2025 का चेकआउट कर सकते हो, एग्जैक्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2026 इज येट टू पास कंप्लीटली। तो ये वेरीफाई मतलब वेरी करता रहेगा क्वार्टर वाइज। So do let me know the answers of these questions in the comment section. Do share this video if you found it valuable or value addition कर रहा है अगर आपके पास ये। Okay, then thank you so much.